वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। मैं प्रज्ञा, एक साइकोलॉजिस्ट और एक मेंटल हेल्थ वेलविशर। आज हम एक ऐसी वीडियो पे डिस्कस करेंगे, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है। इसके पहले मैंने जो वीडियो सूचना सेट पे गोवा मर्डर केस पे बनाया कि वो किस तरीके से इमोशनल अनस्टेबिलिटी की वजह से या हेट्रेट या एंगर इश्यूज की वजह से उसने अपने 4 साल के बच्चे की जान ले ली या उसे मजबूर कर दिया जान लेने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन से हम बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम हैंडल करें एक डाइवोर्स को, एक सेपरेशन को, एक हेट्रेट को, एक एंगर मैनेजमेंट को, आज हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में बात करेंगे। पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया कि आप अपने अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो आपके अंदर के प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे जो डायलेमा है, हेट्रेट है, एंगर है, वो डिस्कस करिए आप किसी से। आपका कोई अच्छा दोस्त हो, आपका कोई फैमिली मेंबर्स हो। अगर ये नहीं है तो प्लीज़, आजकल प्रोफेशनल है, एक अलग ब्रांच है साइकेट्री और एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की अलग ब्रांच है। प्लीज़ प्लीज़ आप उनके पास जाइए, उनसे अपनी चीज़ें शेयर करिए और उनसे आप हेल्प लीजिए, ताकि हम लाइफ में कुछ ऐसे कदम ना उठाएं जिसका बाद में हमें रिग्रेट हो। हुआ उसको क्योंकि हाथ की उसने नस जो काटी सूचना सेठ ने, वो ये दिखाता है कि उसे रिग्रेट हुआ 4 साल बच्चे की मौत के बाद। तो आज समझते हैं कि अगर किन्हीं कारणोंवश हमारा डाइवोर्स हुआ या कई बार कपल्स का ब्रेकअप होता है या हमारा सेपरेशन होता है किसी कारणवश, तो उस इमोशंस को, उस सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करें, आज हम इस पे बात करेंगे। देखिए, जब कभी भी किसी भी कपल की शादी होती है या कोई भी कपल रिलेशनशिप में आता है तो कभी भी ये नहीं सोचता है कि वो कभी अलग होगा। कभी भी कोई नहीं सोचता है कि वो ब्रेकअप वाले स्टेज में होगा, क्योंकि ये इतने अच्छे रिलेशनशिप होते हैं कि हम हमेशा उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं। हमारा उससे इमोशनल, हमारा उससे फिजिकल, हमारा उससे फैमिलियर बिहेवियर होते हैं, बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, बहुत सारी यादें होती हैं, हम उसके साथ शेयर करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उससे अलग हो, लेकिन कई बार हमारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं या हमारे पर्सनालिटी इशूज ऐसे होते हैं या हमारा ऐसा बिहेवियर होता है या किसी कारणवश हम उनसे अलग हमें होना पड़ता है। कई सारे इसमें चीज़ें मायने रखती हैं कि क्यों हमारा किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। मैं इस पे बात करूं, कई बार हम किसी व्यक्ति की एक इमेज, हम काल्पनिक एक इमेज बना के रखे होते हैं कि मेरा स्पाउस ऐसा हो, मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए और मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, या रिलेशनशिप में है मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए। और उस इमेजिनरी इमेज को हम एक जो रियल इमेज है उससे हमेशा कंपेयर करते हैं। मान लीजिए, जब हम शादी के बाद वाइफ अपने हस्बैंड से किसी चीज़ के लिए कहती है और उसके बारे में वो सोचती है कि नहीं, मेरा हस्बैंड ऐसा हो, उसे ऐसा करना चाहिए, और वो रियली उसकी इमेज इससे अलग है। या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से ये उम्मीद करता है कि इसे ऐसा करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो अलग है। तो क्या होता है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम तुलना किससे कर रहे हैं, एक काल्पनिक इमेज जो हमने ऑलरेडी अपने दिमाग में बना के रखी है अपने स्पाउस के प्रति, अपनी वाइफ, या वाइफ अपने हस्बैंड के प्रति, या हस्बैंड अपनी वाइफ के प्रति जो एक इमेज बना के रखते हैं। तो ये कहीं भी जस्टफुल नहीं है। तो प्लीज़, किसी की भी जो रियल इमेज है, जो रियल सिचुएशंस है, जो रियल बिहेवियर है, जो वो वास्तविक रूप में वो वैसा है, पहले तो आप उसे एक्सेप्ट करें। दूसरी चीज़ें और क्या प्रॉब्लम होती हैं, क्या होता है ना, हम दूसरों को चेंज करना चाहते हैं। एक हस्बैंड चाहता है कि मेरी वाइफ चेंज हो जाए और एक वाइफ चाहती है कि मेरा हस्बैंड चेंज हो जाए। मैं बताऊं, आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स आपको एक दूसरे के लिए दोनों को चेंज होना पड़ेगा, दोनों को अपने बिहेवियर को करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। तो प्लीज़, आज के बाद से एक दूसरे से उम्मीद करने की बजाय दोनों प्रयास करें
कि हम कैसे अपने रिश्ते को ठीक रखें। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि कई बार ये जब हम बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी इमेज डेवलप होती है हस्बैंड या वाइफ की, हम अपने फैमिली से, अपने सराउंडिंग से लेके आते हैं वो इमेज। जैसे हमारे मदर फादर रिएक्ट कर रहे होते हैं वैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं या वैसा हम बिहेव करते हैं। तो प्लीज़ अगर मदर फादर के आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो कभी बच्चों के सामने मत अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को वो दिखाने की कोशिश करिए। आपकी प्रॉब्लम्स है, आप सेपरेट अपने कमरे में बैठिए, आप बात करिए, वहाँ पे सॉल्व करिए। एक दूसरे को अपने बच्चों के सामने चिल्लाइए नहीं, गुस्सा मत दिखाइए। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करिए ताकि एक बच्चे की जो अपब्रिंगिंग हो, कल के वो भी हस्बैंड वाइफ कुछ भी बनेगा या उसके बच्चे होंगे तो वो अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप कंटिन्यू कर पाए। तो इन चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में एक पॉजिटिव दिशा की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश हम अपने रिलेशनशिप को नहीं बच पाया हमारा किसी कारणवश, बात आ गई डाइवोर्स की, बात आ गई सेपरेशन की, ठीक है, इट्स ओके। डाइवोर्स फिर दोनों की सहमति होती है। डाइवोर्स में हमें पता होता है कि हम अब अलग होने वाले हैं, हमें वाइफ को अपनी अलग जिंदगी जीनी, हस्बैंड को अपनी अलग जिंदगी जीनी है। तो ये एक डाइवोर्स प्री प्लान्ड एक सिचुएशंस है। तो प्लीज इसके लिए अगर आप अब डाइवोर्स की स्थिति में हैं तो इसको आप एक्सेप्ट करिए कि हमने ये चूज करा है कि साथ रहने से बेहतर है अब अलग होना। प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ होती है? अलग होना नहीं। वाइफ हस्बैंड जब अलग हो जाते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? कई बार एक्चुअली ये तो हमें पता है कि अगर हमारा डाइवोर्स हो रहा है तो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारे बीच में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम रिजॉल्व नहीं करवाए। गुस्सा भी हो सकता है, किसी के प्रति निगेटिविटी भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ को बहुत बुरा बोल सकता है, वाइफ हस्बैंड को बहुत बुरा बोल सकती है। तो बहुत सारी बैड मेमोरीज है, निगेटिव मेमोरीज है, हेट्रेड की मेमोरीज है ना। कई बार तो एब्यूज भी होते हैं, फिजिकल एब्यूज भी होते हुए देखा गया है, बहुत जलील किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो एक बहुत निगेटिव सिचुएशन से हम गुजर रहे होते हैं, तब जाके डाइवोर्स तक हम पहुंचते हैं कि इंडियन सोसाइटी की मैं बात कर रही होती हूँ। तो जब हमारा डाइवोर्स के लिए वो होता है, हम अलग हो जाते हैं, अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन बार बार हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे गाली क्यों दी, उसने मुझे फैमिली के सामने ऐसा जलील क्यों किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने के लिए। तो कई बार जो ऐसे थॉट्स को हम बार बार अपने मन में रिपीट करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें हर्ट करते हैं, जो हमारे एंगर को बढ़ा देते हैं। आप सबको पता है जिस चीज को हम बार बार याद करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। जब भी आप देखिए, जब भी हमारी किसी से लड़ाई होती है तो उस समय हमारा गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम उसको भूलने लगते हैं और उसकी एनर्जी अपने आप डाउन हो जाती है, उसके प्रति हमारा नफरत घटने लगता है। लेकिन कई बार हमारे जो क्लोज होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, उनसे हमारी लड़ाई हुई तो हम उसको दिमाग से निकाल नहीं पाते। तो मतलब वो गुस्सा, वो एंगर, वो हैट्रेड, नफरत, घृणा, हमने उसकी इंटेंसिटी को उतनी ही हर समय बनाए रखा और बार बार सोचने से हमने उसको बढ़ा ही दिया। तो हम क्या करते, अलग तो हो गए, लेकिन अभी भी वो जो निगेटिव मेमोरीज हैं, जो हेट्रेड वाली मेमोरीज हैं, जो नफरत वाली मेमोरीज है, जो गुस्से वाली मेमोरीज हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, उसकी एनर्जी को, उसकी इंटेंसिटी को लगातार हम बढ़ाए जा रहे हैं। और फिर क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो वहाँ पे हमारा एंगर आउटबर्स्ट होना स्टार्ट हो जाता है और उस समय हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, देखा गया है कि हस्बैंड महिलाओं को पीट भी देते हैं, है ना, फिजिकल अब्यूज करते हैं। अब तो महिलाएं भी हस्बैंड को पीट देती हैं, ऐसे केसेस देखे गए हैं, क्योंकि वो भी नहीं एंगर मैनेज कर पाते हैं। लेकिन हस्बैंड, ज़्यादातर केसेस में हस्बैंड अपनी वाइफ को पीट देते। तो इसका मतलब क्या है,
उन्होंने अपने एंगर को मैनेज नहीं किया, या उन्होंने ऐसा उनको ट्रेनिंग है कि भाई आदमी वाइफ को पीट सकता है और वो इजीली पीट देता है, और वो अवेयर नहीं होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सूचना सेठ के केस में यही हुआ कि जब कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि भाई अब हफ्ते में एक बार लड़के को छुट्टी वाले दिन पूरा दिन मिलने के लिए दिया जाएगा, तो सूचना सेठ को कोर्ट का, महिला जज का ये बयान अच्छा नहीं लगा और उसने बोला कि ये निर्णय मुझे ठीक नहीं लगा। और दूसरा वो कि बच्ची की जो शक्ल है उसके फादर से मिलती है, तो मतलब उसको अपने हस्बैंड के प्रति इतना हेट्रेड था, वो किसी कारणवश रहा हो, मुझे कारण नहीं पता, हो सकता है सूचना सेठ की तरफ से गलती हुई हो सकता है कि उसके हस्बैंड की तरफ से गलती हुई, ये हमें क्लियरली नहीं पता, बट वो फिर भी अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाई। और क्या हुआ कि जैसे उसने कहा कि मेरे बच्चे की शक्ल उसके फादर से मिलती है, तो मतलब इतना हेट्रेड था कि उससे, उसके हस्बैंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसको वो ख़त्म कर देना चाहती थी, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई अब हम सेपरेट हैं, अब मेरी ज़िंदगी अलग है, मैं अब अपने हिसाब से अपने हस्बैंड से अलग रह के ज़िंदगी मुझे जीना है। ठीक है, वहाँ पे सूचना सेठ को करना चाहिए कि जो भी बैड मेमोरीज हैं, जो भी नफरत वाली, दुख वाली, परेशानी वाली, हेट्रेट वाली मेमोरीज है, वो पास्ट की थी। आज सच्चाई ये है कि आज हम अलग हैं और दोनों अलग तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। सीईओ की पोस्ट में थी तो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट थी, तो वो तो आराम से अपनी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उसमें ये एक्सेप्टेंस नहीं आया। वो पास्ट की चीजों को लेके ही जहर, नफरत का जहर इतना बढ़ाती रही, इतना उसके अंदर बढ़ता रहा, इतना बढ़ता रहा कि उसका रिजल्ट बहुत घातक रहा, बहुत खतरनाक परिणाम, बहुत दुखद रहे। तो यहाँ पे अगर हम अपने सेपरेशन को, अपने डाइवोर्स को, जो किसी कारणवश हुआ, जो भी उसके पीछे के कारण हैं, उनको भूल करके आज की सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते कि ओके, जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम्स की वजह से आज हम अलग हैं, और अलग होना उस प्रॉब्लम्स में रहने से बेहतर है। और ठीक है, ये सच्चाई एक्सेप्ट करने के साथ साथ उसे ये सच्चाई एक्सेप्ट करना चाहिए कि आज जो ये बेटा है, ये हम दोनों की वजह से ये अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। जितना मेरा हक है उतना इसके पिता का भी हक है, तो बिना मुझे डिस्टर्ब हुए इस बेटे को, उसको उसकी तरीके से लाइफ जीने के लिए फ्री छोड़ना चाहिए, उसको अपने फादर से भी मिलने के लिए फ्री छोड़ना चाहिए। तो ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम पास्ट की जो नेगेटिव मेमोरीज हैं, हेट्रेड मेमोरीज हैं, जो बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाली मेमोरीज हैं, प्लीज़ आप उसको वहीं पे ख़त्म करके जो आज प्रेजेंट मोमेंट है, जो आज सच्चाई है, उसके साथ जीना शुरू कर दीजिए। और फिर दूसरी बात, वो थोड़ा तो पेनफुल होता है क्योंकि कोई भी नहीं सोचता है कि हमारा डाइवोर्स हो, लेकिन सच्चाई ये है कि डाइवोर्स कई बार उस पेनफुल सिचुएशन से बेटर होता है। तो उस समय आप कुछ नए चीज़ करने की भी कोशिश करें जहाँ आपको खुशी मिले, जैसे कोई अपनी हॉबीज फॉलो करिए, कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो। और जब भी पुरानी चीज़ें आपके दिमाग में आए, आप तुरंत उनको ये बोल के वहाँ पे ख़त्म करिए कि ठीक है, वो उस समय मेरे साथ बुरा हुआ, या उस समय मेरे अंदर की मेरे पास बहुत बुरी मेमोरीज हैं, लेकिन फिर भी वो पास्ट में था। आज सच्चाई कुछ और है। आज मुझे आज के हिसाब से जीना है, मुझे पुरानी नेगेटिव चीज़ों को बार बार कैरी नहीं करना है, ताकि आप एंगर की, हेट्रेड की एनर्जी को हमेशा नीचे डाउन करें और उसके बहुत बुरे परिणाम ना झेलने पड़े। तो इस चीज़ पे अगर हम ध्यान देंगे तो ज़रूर हम बहुत सारी नेगेटिव परिणाम से अपने आप को बचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए लोगों तक, लोग समझें कि कैसे हमें इमोशंस को, अपने सेपरेशंस को या अपने नेगेटिव सिचुएशन को कैसे हमें हैंडल करना है और कैसे पॉजिटिवली हमें आगे बढ़ना है, आगे ग्रो करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें कि मैं किन विषयों पर मैं
और वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।